हेलो स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं कोरोजन का, जिसमें कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन कितनी तरीके का होता है, ठीक है। इट हैज बीन सीन दैट, ऐसा देखा गया है कि देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोरोजन, कि कई तरीके का कोरोजन होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले वाटर लाइन कोरोजन। वाटर लाइन कोरोजन क्या होता है कि जब, जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है। उसके बाद इस पानी के अंदर हमने कोई मेटल रॉड डिप की, ठीक है। तो पानी की लेयर जहां तक है वहां से जस्ट नीचे अगर यहाँ कोरोजन शुरू होता है तो इसको हम कहते हैं वाटर लाइन कोरोजन, ठीक है। देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि व्हेन कोरोजन अकर्स अलोंग अ लाइन, उस लाइन के अलोंग शुरू होता है जस्ट बीनीथ द लेवल ऑफ वाटर, तो तब उसे हम क्या कहते हैं, वाटर लाइन कोरोजन। और ये क्यों होता है, क्योंकि वाटर के अंदर का ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट होता है और बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इस पर्टिकुलर बॉर्डर पे इस लाइन के अक्रॉस जो है वो कोरोजन होता है किसी भी मेटल में, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन क्या है? इट इज अ लोकलाइज्ड कोरोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ होल्स। आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी पुराना पतला मेटल का टुकड़ा है ना, और अगर वो ओपन एयर में पड़ा हुआ है या बारिश में पड़ा हुआ है तो कई बार आप देखते हैं छोटे छोटे से छेद ऐसे हो जाते हैं मेटल के सरफेस पे। तो इस तरह का कोरोजन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिटिंग कोरोजन। लोकलाइज कोरोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ होल्स, दैट इज कॉल्ड द पिटिंग कोरोजन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन वो कोरोजन है कि जब आप दो डिफरेंट मेटल्स को आपस में कपल कर दें, ठीक है। दो डिफरेंट मेटल्स को कपल करने का मतलब कई तरह की कंडीशंस हो सकती हैं कि हमने एक मेटल और दूसरे मेटल को मिक्स कर करके कोई चीज़ बनाई है, तब भी हो सकता है। या मान लीजिए कि कोई ऐसा मेटालिक स्ट्रक्चर बनाया हमने जिसमें ये पार्ट अलग मेटल का है और इसके अंदर सब पार्ट लगाया है ये दूसरे मेटल का है। तो उस केस में क्या होगा कि ये मेटल की एक्टिविटी अलग होगी, ये मेटल की एक्टिविटी अलग होगी। एक मेटल जो है वो लेस एक्टिव होगा और एक मेटल ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, कंपैरिजन में। तो एक एनोड की तरह काम करने लगेगा और दूसरा कैथोड की तरह काम करने लगेगा। तो इस कंडीशन में जो कोरोजन होगा उसको हम गैल्वेनिक कोरोजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्रीविस कोरोजन। क्रीविस कोरोजन क्या होता है? व्हेन बोल्ट्स और नट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर अटैच्ड। देखिए ये तो एकदम क्लियर बात कही गई है कि ये मान लीजिए अगर कोई मेटल की सरफेस है, ठीक है, और इसको हमने किसी तरह से पेंच से सेट किया है और वो पेंच जो हमने लगाए हैं वो डिफरेंट मेटल्स के लगाए हैं। ये मान लीजिए स्क्रू लगाया हमने, ये मेटल डिफरेंट है, ठीक है, ये मान लीजिए डिफरेंट मेटल है और यहाँ पे हमने डिफरेंट मेटल के ऊपर लगाया। तो अगेन वही चीज हो गई कि यहाँ पे ये मेटल दूसरा है और ये मेटल दूसरा है। तो यहाँ जब ये मेटल ये स्क्रू टाइट किए जाते हैं तो इनके बीच में यहाँ पे गैपिंग रहती है। इस गैपिंग की वजह से एयर प्रेजेंट रहती है और फिर अगेन एक जो मेटल होता है वो मोर एक्टिव होता है दूसरे मेटल के कंपैरिजन में, तो वो एनोड की तरह काम करने लगता है। तो इस तरह की कंडीशन में जो कोरोजन होता है उसको हम कहते हैं क्रीवियस कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट कोरोजन इज दी कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन। कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन क्या होता है कि व्हेन द मेटल सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए कोई एक मेटल का पीस है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट एक ही मेटल है। अब वो इस जगह पे किसी सॉल्वेंट के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन से डिप्ट है और यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन से डिप्ट है। इन दैट केस जो कोरोजन होगा मेटल पे उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल कोरोजन। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से वो कोरोजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी स्ट्रेस कोरोजन। स्ट्रेस का मतलब भार, ज्यादा लोड होता है किसी एक जगह पे, तो जब अनइवन लोड होता है तो उससे स्ट्रेस कोरोजन होता है। इसको ऐसे समझ लें हम कि जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है,
लेकिन वो बॉक्स इतने एरिया में रखा हुआ है, इसका भी लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये लोड बहुत ज़्यादा। तो जो कोरोजन मेन पार्ट होगा वो इस जिस जिस पार्ट पे स्ट्रेस है यहाँ होगा, और जब एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा लोड की वजह से कोरोजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कोरोजन, ठीक है। नाउ कम टू द इफेक्ट ऑफ कोरोजन। इफेक्ट क्या होता है कोरोजन का? कोरोजन क्या करता है, किसी भी चीज़ की जो कॉस्टिंग है उसको लो कर देता है। कैसे कॉस्टिंग लो कर सकता है? कोरोजन रिड्यूसेस द थिकनेस ऑफ द मेटल। अब देखिए कोई भी मेटल है तो वो लगातार लॉस ऑफ मेटल हो रहा है, लॉस ऑफ मेटल हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेटल यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मेटल में से और मेटल अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में आ रहा है लगातार। तो उसकी क्या होगा, उसकी जो थिकनेस है, लॉस ऑफ कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, उसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, और थिकनेस रिड्यूस होगी तो एक्चुअली लॉस ऑफ मेटल है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ मेटल। और लॉस ऑफ मेटल होगा तो लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होगी। कोई भी चीज अगर उसकी थिकनेस लगातार रिड्यूस होती चली जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में भी कमी आ रही है। तो कोरोजन रिड्यूसेस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल। कोरोजन कॉजेस स्ट्रक्चर फेलियर्स। स्ट्रक्चर फेलियर्स का मतलब हो गया जैसे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें की शेप बहुत मायने रखता है, फॉर एग्जाम्पल द शेप ऑफ कार और द शेप ऑफ एयरक्राफ्ट, उसमें भी अगर विंग्स में या कार के शेप में भी थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हाई स्पीड पे वो चीजें जो है बहुत बड़ा डैमेज कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो कोरोजन की वजह से जो है स्ट्रक्चर फेलियर्स भी होते हैं। रिडक्शन इन अपीयरेंस, नो डाउट चीजें खराब दिखने लगती हैं और खराब दिखती हैं इस वजह से उनका कॉस्ट रिडक्शन होता है, मतलब उनकी इकोनॉमिक वैल्यू घट जाती है, ठीक है। बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स आर डैमेज ड्यू टू कोरोजन। बहुत सारे बिल्डिंग्स जो हैं और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो सारे जो है वो डैमेज हो जाते हैं कोरोजन की वजह से। बॉयलर्स आर ऑल्सो डैमेज ड्यू टू कोरोजन। बॉयलर्स वो इंस्ट्रूमेंट, वो इक्विपमेंट होता है जिसमें वाटर कंटिन्यूअस बॉयल होता है और स्टीम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कंटिन्यूअस पानी उसमें भरा रहता है। अब चूंकि कंटिन्यूअस पानी भरा रहता है और कंटिन्यूअस पानी बॉयल होता रहता है तो उसमें रस्टिंग की भी संभावना ज़्यादा रहती है, और रस्टिंग की वजह से बॉयलर्स कई बार डैमेज हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं और बहुत बड़े एक्सीडेंट कॉज करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू दी प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन। कोरोजन जब इतना हानिकारक है तो उससे प्रोटेक्शन कैसे होगी? कुछ जनरल मेथड्स हैं, मतलब आमतौर पे हम क्या मेथड यूज करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं। जनरल मेथड्स में देखिए हॉट डिपिंग। हॉट डिपिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पैसिव मेटल, देखिए पैसिव मेटल क्या होती है, मैंने आपको बताया कि एक्टिव मेटल और पैसिव मेटल, ठीक है। तो एक्टिव मेटल वो मेटल है जो सबसे जल्दी कोरोड होने की टेंडेंसी लगती है, और जैसे जैसे इस एक्टिविटी सीरीज में हम नीचे आते हैं वैसे वैसे जो सबसे लास्ट मेटल है वो पैसिव है, या कह लीजिए कि वो अपने आप को कोरोड नहीं होने देती, ठीक है। तो जब किसी एक्टिव मेटल पे कोरोजन रोकना होता है तो अगर हम पैसिव मेटल को गला के यहाँ पे रखें मोल्टन फॉर्म में और इस एक्टिव मेटल को इसमें डिप कर दें तो क्या होगा, इसके ऊपर एक कोटिंग फॉर्म हो जाएगी और वो किसकी होगी, पैसिव मेटल की होगी। पैसिव मेटल एक लेयरिंग फॉर्म कर लेगा तो वो एनवायरनमेंट से जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वो मेटल है जो अपने आप को जल्दी कोरोड नहीं होने देती। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर प्योर मेटल है वो सेफ हो जाएगी। तो हॉट डिपिंग वो मेथड है जिसमें कि हम एक मोल्टन स्टेट में पैसिव मेटल को लेते हैं और उसमें बेस मेटल वो मेटल है जिस मेटल को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो बेस मेटल को उसमें डालते हैं और वो पैसिव मेटल की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है जो कि बेस मेटल को सेव करती है। हॉट डिपिंग दो तरह से होती है, गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या है या गैल्वेनाइजिंग क्या है, जब बेस मेटल को डिप किया जाता है मोल्टेन जिंक में, जिंक इज अ पैसिव मेटल, तो जब मोल्टेन जिंक पिघला हुआ जिंक लेकर के उसके अंदर हम बेस मेटल का मतलब वो मेटल जिसे हमें कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है, तो वो बेस मेटल जब हम जिंक के अंदर डाल के निकालते हैं तो जिंक की एक लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर। अब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में क्या है, बेस मेटल नहीं है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जिंक है, और जिंक क्या है,
पैसिव मेटल है तो वो जल्दी कोरोड नहीं होगी, तो इस तरह से हम अपने बेस मेटल को सेफ रखते हैं। दिस इज द जनरल मेथड। फिर यहाँ पे टिनिंग। टिनिंग क्या है? टिनिंग इज द बेस मेटल डिपिंग इनटू द मोल्टेन टिन। जब आप मोल्टेन टिन को लेते हैं, पिघले हुए टिन को लेते हैं, टिन भी पैसिव मेटल है, बेस मेटल को उसमें डिप करते हैं, तब ये प्रोसेस टिनिंग कहलाता है। ठीक है। दूसरा जनरल प्रोसेस होता है मेटल क्लैडिंग। मेटल क्लैडिंग ऐसे समझिए कि जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच के बीच में आपने स्टफिंग रखी, तो उस स्टफिंग को आप मान लीजिए बेस मेटल आपने रखा, और जो ऊपर नीचे की जो ब्रेड्स होती हैं या स्लाइस है उनको आपने पैसिव मेटल से कवर कर दिया, तो क्या हो गया? बेस मेटल आपका प्रोटेक्ट हो गया। सैंडविच में क्या होता है कि आपका जो स्टफिंग होती है वो बीच में होती है, ऊपर से स्लाइस होती है, नीचे से स्लाइस होती है। उसी तरह मेटल क्लैडिंग में क्या करते हैं कि जो बेस मेटल होता है, जिस मेटल को आपको प्रोटेक्ट करना है, उस मेटल को आप बीच में रखते हैं, और ऊपर से आप पैसिव मेटल रखते हैं और नीचे से मेटल रखते हैं। दैट इज कॉल्ड मेटल क्लैडिंग। इसीलिए लिखा है मैंने बेस मेटल इज सैंडविचिंग बिटवीन दी टू पैसिव मेटल्स। ठीक है। मेटल स्प्रेइंग क्या होती है? मेटल मेटल का मतलब मेटल, स्प्रेइंग का मतलब जब स्प्रे की जाए। देखिए, मोल्टन मेटल इज स्प्रेड ऑन द क्लीन सरफेस ऑफ अ मेटल, तो इसको हम कहते हैं मेटल स्प्रेइंग। ये चीज आपने देखी होगी, जब कभी न्यू 4 व्हीलर व्हीकल लिया जाता है तो नीचे जो गाड़ी का पार्ट होता है बॉटम में, हम एंटी रस्ट कराते हैं। एंटी रस्ट क्या होता है? दैट इज द मेटल स्प्रेइंग। और वो हमेशा देखिए मैकेनिक कहता है कि जब सूरज की रोशनी हो, बरसात ना हो, तब आप गाड़ी को लाइए। क्यों? क्योंकि उसको धुल के ड्राई करना रहता है, और तब आप मेटल स्प्रे के थ्रू उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हो। ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोल्टन मेटल, जो कि पैसिव मेटल का स्प्रे होता है। ठीक है। इसके अलावा जनरल मेथड्स में है ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग का मतलब हो गया सिंपल पेंट, वार्निश या इनेमल्स या इमल्शन कर देना मेटल लेयर के ऊपर, जैसे कि हम ग्रिल्स को पेंट करते हैं, जैसे कि हम फर्नीचर को पेंट करते हैं। इन ऑर्गेनिक कोटिंग्स में क्या हो गया? फॉस्फेट, क्रोमेट और ऑक्साइड्स कोटिंग ऑफ आयरन, मैग्नीज एंड जिंक, ये सारे ही किए जाते हैं। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन मेथड्स। कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है। ठीक है। कौन कौन से मेथड्स हैं इसमें? सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में अ बेस मेटल इज कोटेड बाय जिंक, सिल्वर, क्रोमियम और टिन। ये सारे ही पैसिव मेटल के एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या किया जाता है? बेस मेटल को किसी भी पैसिव मेटल से कोट कर दिया जाता है, पूरी कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन, उसको कोरोजन से बचाने के लिए। द बेस मेटल, वो बेस मेटल जिसको कि हमको कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है, उसको हमें क्या बनाना होता है? उसको हम कैथोड लेते हैं और उसको डिप करते हैं सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में, और वो मेटल जिसकी कोटिंग हमें उसके ऊपर करनी है उसको हम एनोड लेते हैं। ठीक है। और इस तरह से एनोड लॉस होते होते किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड के ऊपर। तो मतलब अगर मान लीजिए आयरन को आपको प्रोटेक्ट करना है तो जिंक की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में क्या रहेगा? जिंक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। देखिए मैंने स्टार लगा रखा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन। सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। सेक्रीफिशियल वर्ड का मतलब है त्याग। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग। तो अगर ये मेथड चूज करना है तो इस मेथड में क्या होता है? एक मेटल को हम सेक्रीफाइस करते हैं टू प्रोटेक्ट द बेस मेटल। ठीक है। अब इसको समझते हैं। इन दिस मेथड, इस प्रक्रिया में मेटल इज सेव्ड फ्रॉम कोरोजन बाय कनेक्टिंग इट विद द वायर टू अ मोर एक्टिव मेटल। ठीक है। या फिर मोर एनोडिक मेटल। मैंने आपको बताया कि मेटल्स की एक एक्टिविटी सीरीज है जिसमें मोस्ट एक्टिव मेटल टॉप पे है और लीस्ट एक्टिव मेटल, या कह दें हम मोस्ट पैसिव मेटल बॉटम पे है। ठीक है। तो जिस भी मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना होता है इस प्रोसेस में, इस प्रोटेक्शन मेथड में, हम उससे ज्यादा एक्टिव मेटल को लेते हैं, और उससे ज्यादा एक्टिव मेटल को हम एनोड लेते हैं, और एनोड और कैथोड को वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब जब हमारे बेस मेटल से ज्यादा एक्टिव मेटल प्रेजेंट है, तो एनोड और कैथोड में एनोड हमेशा क्या होगा? वो मेटल जो कि ज्यादा एक्टिव है,
तो मान लीजिए हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो हम मैग्नीशियम ले लेते हैं जो कि सीरीज में आयरन के ऊपर है। तो जब हमने मैग्नीशियम को लिया और आयरन को लिया और उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लिया, तो उस सेल में अपने आप एनोड कौन बन जाएगा? मैग्नीशियम बन जाएगा। और लॉस ऑफ मेटल कहाँ होने लगेगा? मैग्नीशियम पे होने लगेगा। तो जब सारा का सारा जो लॉस ऑफ मेटल है या सराउंडिंग है वो कोरोजन मैग्नीशियम पे करने लगेगा, तो उसके बदले क्या होगा? हमारा आयरन प्रोटेक्ट हो जाएगा। So this is what the principle of this process, कि to protect the base metal, more active metal is being taken and it is connected through the wire। और चूंकि इसमें बेस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मोर एक्टिव मेटल है वो सेक्रीफाइस करती है अपने आप को, अपना त्याग करती है, इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इन दिस मेथड मेटल इज सेव्ड फ्रॉम कोरोजन बाय कनेक्टिंग इट विद अ वायर टू अ मोर एक्टिव एनोडिक मेटल सो दैट ऑल द कोरोजन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट मोर एक्टिव मेटल। ठीक है, एज मोर एक्टिव मेटल इज सेक्रीफाइस ऑफ सेविंग कोरोजन इन बेस मेटल, चूंकि बेस मेटल को सेव करने के लिए ज्यादा एक्टिव मेटल को सेक्रीफाइस करा जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि एनोड यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, द लास्ट मेथड इज द इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक इम्प्रेस्ड करंट और एक कोरोजन करंट दोनों को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो इस तरह से हम कोरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इन दिस मेथड, इस मेथड में द बेस मेटल इज मेड कैथोड। जिस भी मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है उसका हम कैथोड बनाते हैं एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायरेक्ट करंट, और इसको हम डायरेक्ट करंट के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। ठीक है, the positive terminal of the source is connected to the other electrode। हम जो नेगेटिव टर्मिनल हुआ उसको बेस मेटल से अटैच करते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं जो कि ग्रेफाइट या प्लेटिनम का बना होता है। ठीक है, अब क्या होता है एज अ रिजल्ट? impressed current opposes the corrosion current and hence the protection from corrosion takes place। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि देखिए, एक तरफ से आपने कोरोजन करंट को फ्लो कराया, एक तरफ से हमारी कोरोजन करंट फ्लो हो रही है और दूसरी तरफ से हमारी इम्प्रेस्ड करंट फ्लो हो रही है। ना तो ये सर्किट कंप्लीट होने को आ रहा है, ना ही ये सर्किट कंप्लीट होने को आ रहा है। अब चूंकि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं हुई, तो मेटल अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही बना हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट कोरोजन बाय अप्लाइंग द इम्प्रेस्ड करंट। तो दिस इज अबाउट द protection method of the corrosion. In the next lecture, we will consider the last topic of corrosion issues in specific industries. Thank you so much.